नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। राज्यसभा का सत्रावसान, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति का फैसला। 20 अप्रैल से था बजट सत्र का दूसरा हिस्सा। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न, घर जाकर राष्ट्रपति ने सौंपा सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता रहे मौजूद। प्रधानमंत्री का तेल आयात घटाने पर जोर, अमीरों से रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील। कहा, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में उतरे घरेलू तेल कंपनियां। आम आदमी पार्टी के दोनों गुटों में खुलकर घमासान, योगेंद्र और प्रशांत ने केजरीवाल पर लगाया तानाशाही का आरोप। कल राष्ट्रीय परिषद में हो सकता है बड़ा फैसला। सोनिया गांधी की केंद्र सरकार को दो टूक, भूमि बिल के समर्थन से इनकार। गडकरी की चिट्ठी का दिया जवाब। और देखते हैं हमारी पहली खबर। भूमि बिल पर विपक्ष के कड़े तेवरों के बीच सरकार ने राज्यसभा के 234वें सत्र का सत्रावसान करने का फैसला किया है। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में आज यह फैसला हुआ। दरअसल भूमि कानून में संशोधन के लिए लाए गए अध्यादेश की मियाद 5 अप्रैल को खत्म हो रही है और इसके लिए बिल लोकसभा से पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में सरकार इस बिल को पेश नहीं कर सकी है। अगर भूमि अध्यादेश को फिर से जारी करना है तो संसद के किसी एक सदन का सत्रावसान जरूरी है। माना जा रहा है कि पहले वाले अध्यादेश की मियाद खत्म होने पर इसे फिर से सरकार जारी कर सकती है। राज्यसभा का 234वां सत्र 23 फरवरी से शुरू हुआ था। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक इसका पहला हिस्सा 20 मार्च को खत्म हुआ था और दूसरा हिस्सा 20 अप्रैल से शुरू होना था। On Parliamentary Affairs met today and has decided to recommend for the prorogation of the Rajya Sabha with immediate effect. और इस खबर पर और अपडेट के साथ विशाल दहिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, जिस तरह की जानकारी भी मिल रही है, बहुत ही अहम, मैं कहूं क्रूशियल फैसला सरकार की ओर से, और जिस तरीके से लैंड बिल पर सरकार को कोई भी साथी नहीं मिल रहा था, मैं कहूं कि शायद उससे बचने के लिए सरकार के पास ये इकलौता विकल्प था, इसका इस्तेमाल किया सरकार ने। जी बिल्कुल, देखिए जिस विकल्प का इस्तेमाल अब से ठीक थोड़ी देर पहले जो केंद्रीय कैबिनेट की जो संसदीय मामलों की समिति ने जो रिकमेंडेशन दी है राष्ट्रपति को कि राज्यसभा के 234वें सत्र का सत्रावसान कर दिया जाए, वो एक तरह से साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सरकार की क्या रणनीति रहेगी जहां तक भूमि अधिग्रहण कानून की बात है। हालांकि आधिकारिक रूप से ऐसा फैसला, इस फैसले की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन हमारे सूत्र सरकार में साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि इस फैसले को लेने का एकमात्र कारण ये था कि भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर जो ऑर्डिनेंस जो प्रोमोलगेट किया गया था उसकी मियाद 5 अप्रैल को खत्म हो रही है। उसको दोबारा यानी कि रीप्रोमोलगेट करने के लिए एक सदन का सत्रावसान करना आवश्यक था। और जहां तक राज्यसभा की बात है तो सरकार के पास आंकड़े नहीं है राज्यसभा में, और इसी वजह से हालांकि निचले सदन में इस बिल को पारित करा लिया था सरकार ने, लेकिन ऊपरी सदन में लेकर नहीं आई सरकार इस बिल को, पहला जो बजट सत्र का जो पहला हिस्सा था उसमें राज्यसभा में। और अब क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से और विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी, आपसे आज दिन में हमने जिस तरह से देखा कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसकी अध्यक्ष ने सोनिया गांधी ने जो एक पत्र का जवाब दिया, नितिन गडकरी के पत्र का जवाब, उससे एक बार फिर से विपक्ष का रुख साफ हो चुका है कि जहां तक भूमि अधिग्रहण कानून या विधेयक या वो ऑर्डिनेंस, उससे संबंधित ऑर्डिनेंस की बात है, विपक्ष अपने स्टैंड से बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला है। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने भी एक तरीके से देखा जाए तो अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार का यह कहना है कि बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, आपके जो सुझाव होंगे यानी कि विपक्ष के जो सुझाव होंगे उनमें से कुछ मानने के लिए भी तैयार हो सकते हैं, लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है इसको रीप्रमोलगेट करना जरूरी है। इसलिए अब जो दूसरा हिस्सा जो बजट सत्र का लोकसभा में होगा या फिर राज्यसभा का जो नया सत्र शुरू होगा, उसमें एक तरीके से कहा जाए तो राजनीतिक गर्मागर्मी और राजनीतिक बहस जो होनी है, खासतौर पर सदन के
अंदर सदन जी के विशाल। पटल पर जो बहस होगी वो बहुत दिलचस्प होगी। देखना ये जरूरी होगा कि जो बाकी पार्टियां हैं, जो छोटे दल हैं, उनका क्या रुख होगा। क्या सरकार मना पाती है उन छोटे दलों को इस बिल को पारित कराने के लिए। विशाल, बहुत संक्षेप में एक और जवाब चाहूंगा आपसे। ये इस तरह की परंपरा क्या पहले कभी रही है, या फिर कोई एक आध एग्जाम्पल हमारे सामने है, या पहली बार सरकार इस तरह का सत्रवसान करके नए सत्र को एक सदन को सत्रवसान कर रही है? देखिए, जहां जितनी जानकारी मेरे पास उसके मुताबिक बजट सत्र में इस तरह का फैसला लिया जाना शायद पहली बार है, लेकिन सरकार में बैठे लोगों का ये कहना है कि इस तरह के फैसले पहले लिए जा चुके हैं। पहले भी सत्रावसान किया जा चुका है सदन के एक सदन का या दोनों सदनों का, सिर्फ इस बात के लिए कि सरकार एक पर्टिकुलर बिल के ऊपर एक ऑर्डिनेंस लाना चाहती थी, एक अध्यादेश लाना चाहती थी। लेकिन बजट सत्र में शायद मेरा अनुमान ऐसा है कि शायद पहली बार ऐसा किया गया है। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए आपका। तो भूमि बिल को लेकर लगातार सरकार नए रास्तों की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी सूरत में केंद्र सरकार के भूमि बिल का समर्थन नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खत का जवाब देते हुए उन्होंने बिल को किसानों और गरीबों का विरोधी बताया है। उधर केंद्र सरकार ने सोनिया के खत को राजनीतिक करार दिया है। करीब एक हफ्ते बाद इस खत के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भूमि बिल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चिट्ठी का जवाब दिया। 6 पन्नों के खत में उन्होंने एनडीए के भूमि बिल की तमाम खामियों को तफसील से गिनाया। चिट्ठी में सोनिया गांधी ने लिखा कि सरकार के तर्क केवल आधे सच को बयां करते हैं। बिल को किसानों और गांवों का हितैषी बताने की सरकार की मंशा पर भी उन्होंने सवाल उठाए। सोनिया गांधी ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया, तो यूपीए के बिल में संशोधनों को गैर जरूरी बताया। इसके रास्ते से सिर्फ कुछ सेठ साहूकार बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को फायदा पहुंचाने के लिए यह काम किया गया है। सरकार ये कह रही कि अध्यादेश के बाद जो तमाम सुझाव हैं वो हम ले रहे हैं, उस पर हम विचार करेंगे, और क्योंकि अध्यादेश को दोबारा से रिवाइव करना जरूरी है, इसलिए वो अपने इस कदम को, यानी कि एक सदन को उसको खत्म करना एक तरीके से और दोबारा उसका सत्र बुलाया जाने की बात जो कर रही सरकार, वो कह रही उसका कदम उचित लगता है। नहीं, बिल्कुल अनुचित कदम है। बिल्कुल एक तरह से टेक्निकली आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन सरकार की जो एक मंशा है वो है कि बड़े बिजनेस हाउसेस को किसानों के हित के खिलाफ, और किसान ही नहीं जो खेत से जुड़े हुए लोग हैं, आपने एक सोशल इम्पैक्ट के बारे में उसमें एक प्रावधान, पहला ही प्रावधान है मेरे ख्याल में, कि सोशल इम्पैक्ट क्या होगा। आप 100 एकड़ जमीन एक्वायर करती है सरकार, तो समझिए कि अगर 20 किसानों का 5-5 एकड़ के हिसाब से किया तो 100 एकड़ जमीन से सरकार ने एक्वायर की। लेकिन क्या वो 20 किसान ही उससे प्रभावित होते हैं? उन 100 एकड़ जमीन में कितने लोग खेती के काम में लगे हुए हैं, उन सब की जीविका पर प्रभावित होगी, वो सब बेरोजगार होंगे। और ये सब हमारे इसमें प्रावधान था कि 6 महीने के अंदर आप सोशल इंपैक्ट जो पड़ेगा, केवल किसानों का नहीं, जो उस पर काम करने वाले लोग हैं उनके जीवन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इन सब का असेसमेंट कीजिए। आप कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, और हमारे इसमें भी था कि कॉरिडोर बनेगा, लेकिन आप उससे 1 किलोमीटर के चौड़ाई में सारी जमीन एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। हमारे इसमें था कि 70% पीपीपी के लिए, शकील, इसमें कई सारे प्रावधान थी जिसको सरकार ने बदला है, लेकिन सवाल ये है कि अब सरकार ने जिस रास्ते को अख्तियार किया है, अगर वो इससे पहले का कानून यूपीए का ठीक है जी, तो यूपीए का कानून ठीक है, आप उसी का अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो उसी कानून को आप क्यों नहीं मान लेते हैं? शकील जी, जो आप लोगों सवाल ये है कि अब जब सरकार फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की जमीन एक्वायर करके उनको देने के लिए ये काम हो कर रही है मोदी सरकार। शकील जी, एक आखिरी सवाल, अब जब सरकार ने तय कर लिया है कि उस अध्यादेश को वो रिवाइव करेगी और उसके लिए उसने रास्ता भी निकाल दिया है तकनीकी तौर पर, क्या कांग्रेस का रुख होगा? क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तमाम आपकी जो नाराजगी थी, जो आपके ऑब्जेक्शन थे, उसके बावजूद सरकार उसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है जिसका मन उसने बना लिया है। देखिए, ये हमारे अध्यक्ष की चिट्ठी है जो नितिन गडकरी जी की चिट्ठी के जवाब में है। हमारा स्टैंड यही है कि हम इस देश के किसानों के,
इस देश के खेती से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके हितों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी जो शक्ति जनता ने हमको दी है विपक्ष की, उस हिसाब से हम पार्लियामेंट के अंदर भी, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी हम उसके खिलाफ करेंगे। हम लोगों ने पूरे देश में व्यापक स्तर पर इसके खिलाफ ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और लोगों को जागरण। देखिए, राजनीतिक दलों का काम क्या है कि आप जब सत्ता में हैं तो ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसी पॉलिसीज बनाइए कि लोगों को मदद हो सके, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। और अगर आप विपक्ष में हैं तो आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ द डे या प्रशासन ऑफ द डे अगर वो जनता के हितों के खिलाफ काम कर रहा है तो आप जनता को जागरूक कीजिए और उस पर उसके खिलाफ आवाज उठाइए कांग्रेस और सदन के अंदर भी कीजिए, विरोध करती रहेगी और सड़कों पर भी आप कह रहे हैं कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस उतरेगी। शकील जी, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा मैं आपसे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। देखिए पहली खबर, भारत रत्न, आज रात 8 बजे। पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी को आज भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनके घर जाकर यह सम्मान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए इस सम्मान को देने खुद वाजपेयी के कृष्ण मेनन मार्ग स्थित आवास पर पहुंचे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई नेता और उनके रिश्तेदार मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया है। अटल जी का जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। वो पल पल राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए सोचते रहे और हिंदुस्तान में मेरे जैसे करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके जीवन में वाजपेयी जी एक प्रेरणा है। आने वाली पीढ़ियों को भी उनकी प्रेरणा मिलती रहेगी। बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे अटल बिहारी वाजपेयी ये सम्मान पाने वाले 7वें प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, गुलजारीलाल नंदा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन से एक दिन पहले पिछले साल 24 दिसंबर को ये सम्मान देने की घोषणा हुई थी। प्रखर राजनीतिक वक्ता और कवि अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन बीमारी की वजह से वो फिलहाल सार्वजनिक राजनीति से दूर हैं। वाजपेयी विभिन्न दलों में समान आदर पाने वाले राजनेता रहे हैं। ये पहला मौका है जब तमाम प्रोटोकॉल को दरकिनार करके राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके निवास स्थान में जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया। आज अटल बिहारी वाजपेयी स्वस्थ नहीं है, मगर निस्संदेह वो आजाद भारत की राजनीति का एक मुकम्मल अध्याय हैं। कैमरामैन प्रशांत के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने अमीरों से रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। दिल्ली में एक ऊर्जा संगम कार्यक्रम में उन्होंने 2022 तक तेल आयात में 10% कटौती की बात कही। प्रधानमंत्री ने भारतीय तेल कंपनियों को वैश्विक बनने की भी सलाह दी। पहले ऊर्जा संगम सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देश को पेट्रोलियम पदार्थों में आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत फिलहाल 3/4 तेल आयात करता है। 2022 तक 10% और 2030 तक इस आयात को आधा करने पर विचार किया जाना चाहिए। क्या आजादी के 2022 के पर्व पर, अमृत पर्व पर हम ये 77 में से कम, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 10% इंपोर्ट कम करेंगे। हम उतना 10% ग्रोथ करेंगे, स्वावलंबी बनेंगे।
प्रधानमंत्री ने बताया कि अब तक 2,80,000 लोगों ने रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी है और इससे सब्सिडी में खर्च होने वाला 100 करोड़ रुपए बचा है। ये 100 करोड़ रुपया किसी गांव में स्कूल बनाने का काम आएगा कि नहीं आएगा? किसी गरीब का बच्चा बीमार होगा तो उसके काम आएगा कि नहीं आएगा? जिसने भी ये काम किया है उसने एक प्रकार से गरीबों की सेवा करने का काम किया। वित्त वर्ष 2013-14 में 1,89,238 करोड़ रुपए का तेल आयात हुआ था। प्रधानमंत्री ने घरेलू तेल कंपनियों को मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया समेत उत्तर अमेरिका और अफ्रीका में मौजूदगी बढ़ाने को कहा। दुनिया का अधिकतर तेल भंडार इन्हीं इलाकों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी की बात, जहां पर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण गुट और केजरीवाल गुट के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बहुत ही तीखा और तेज हो चला है। दोनों नेताओं ने पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं। तो उधर केजरीवाल समर्थक नेताओं ने कहा कि योगेंद्र यादव अपने करीबियों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल कराना चाहते थे। वो ये कहता रहा कि मैं तो कभी ऐसे संगठन में रहा ही नहीं जहां मेरी ना चलती हो। आम आदमी पार्टी के असंतुष्ट नेता प्रशांत भूषण अब केजरीवाल पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। भूषण ने आरोप लगाया कि मुद्दों पर चर्चा के बजाय पार्टी की ओर से उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। प्रशांत भूषण ने कहा कि 11 दिनों की कोशिशों के बावजूद केजरीवाल की ओर से मुलाकात का वक्त नहीं दिया जा रहा है। अरविंद चाहते हैं कि वो आप लोग इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो आपके संग काम अब नहीं कर सकते। योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि 28 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इधर आरोप खत्म नहीं हुए कि केजरीवाल खेमे के नेता जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। संजय सिंह, आशुतोष और आशीष खेतान ने भूषण और योगेंद्र यादव के आरोपों को खारिज किया और दोनों पर साजिश करने के आरोप लगाए। जो बात कल से हम कह रहे हैं कि बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं, वही सच्चाई है। इस बीच योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव को चिट्ठी लिखकर राष्ट्रीय परिषद की बैठक की वीडियोग्राफी कराने की मांग की है। साथ ही वोटिंग के लिए सीक्रेट बैलेट की भी मांग की गई है। The agenda of the meeting has suddenly been changed 2 hours ago. Of course, the national executive was never consulted about the agenda. There is no confirmation that there would be secret vote. There is no confirmation that there would be videography as we had demanded. दिल्ली की सरकार बनने के महीने भर के भीतर ही पार्टी की कलह सामने आ गई थी। पार्टी का आरोप है कि दिल्ली के चुनावों में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने केजरीवाल के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी। दोनों नेताओं को पीएससी से बाहर किया जा चुका है और शनिवार की बैठक में कुछ और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। पावर प्रोजेक्ट्स ट्रांसफर करने से केंद्र के इनकार के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज जमकर अवरोध हुआ। इस दौरान विधानसभा में विधायकों में हाथापाई भी हुई। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी बीजेपी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की। यहाँ शुक्रवार को बिजली परियोजनाओं के मुद्दे पर भारी गतिरोध और जमकर धक्का मुक्की हुई। विपक्ष की नारेबाजी के चलते कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। हालात बिगड़ते देख मार्शल्स बुलाने पड़े। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता विपक्ष उमर अब्दुल्ला ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 मेगा बिजली परियोजनाओं को राज्य को देने से इनकार किया है। उन्होंने राज्य सरकार पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू नहीं करने का आरोप लगाया। लोगों को धोखा इन्होंने दिया, लोगों को अश्योरेंस इन्होंने दी। सीएमपी की बात करें तो एक एक करके सीएमपी के इश्यूज जो है वो गिर रहे हैं। अफस्पा का इशू वो रिजेक्ट हुआ है, पावर प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट हुआ है, कैदियों को जेल से छोड़ना वो रिजेक्ट हुआ है, डिलिमिटेशन कमीशन वो रिजेक्ट हुआ है। ये जो 2 प्रोजेक्ट्स वापस करने की बात है, जम्मू कश्मीर को देने की बात है, ये सी रंगराजन कमेटी में इसकी बात आई थी। हमने केंद्र सरकार के साथ बात की है, पावर मिनिस्टर से बात की है, केस अंडर प्रोसेस है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है और अभी इसके ऊपर इस प्रकार का कोई फैसला नहीं हुआ है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में संसद में एक लिखित जवाब में कहा था कि एनएचपीसी के पावर प्रोजेक्ट को वित्तीय और कानूनी वजहों से जम्मू कश्मीर को नहीं सौंपा जा सकता। 2007 में राज्य सरकार ने एमओयू के जरिए 7 जल बिजली परियोजनाओं को एनएचपीसी को सौंप दिया था। इसमें दुल्हस्ती,
उरी 1 परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिन्हें रंगराजन समिति ने राज्य को सौंपने की सिफारिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश में किसानों के मुआवजे को लेकर कांग्रेस विधायकों की भूख हड़ताल और धरना आज खत्म हो गया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने विधायकों को जूस पिलाकर अनशन खत्म कराया। गौरतलब है कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से सूबे में बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान हुआ है। पीड़ित किसानों की मांगों को लेकर मंगलवार से विधानसभा में कांग्रेस विधायक धरने पर थे। क्या आपका अब ये प्रदर्शन विधानसभा से चलकर गांव-गांव जाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस का काम चला हुआ है, घर घर गांव-गांव में लोग जा रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैश की जगह चेक या कार्ड से भुगतान पर जोर दिया है। उन्होंने काले धन पर रोक के लिए इसे जरूरी बताया। प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम के स्थापना दिवस पर वित्त मंत्री ने कहा है कि कार्ड से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इस पर छूट मिलनी चाहिए, इससे लोग कैश पेमेंट करने से बचेंगे। वित्त मंत्री ने कहा, प्लास्टिक मुद्रा को बढ़ावा देना भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए। Economies grow, there is a roadmap. And the roadmap is that more and more people start discarding the use of currency and switch over to either checks or plastic currency. If you go to the developed economies world over, that is the standard practice. तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।